बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। हम हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे करंट स्टेटस के ऊपर। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स जितने भी हमें देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं वो जानते हैं कि आजकल चूँकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, आजकल स्मोग है, इसी तरह जो है सर्दी जब कन्वर्ट होता है मौसम गर्मी से सर्दी में, तो बेशुमार ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जिसके ऊपर हमारे एज ए ह्यूमन होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने बेसिकली करंट इशू जो होते हैं उनको टाइटल करना होता है, उनको देखना होता है और अपने व्यूअर्स के लिए आसानियाँ पैदा करनी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम चेंज होते ही हमारे यहाँ बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, एल्डर में, जवानों के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन, कफिंग, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, रनी नोज़ का हो जाना या उनके छाती के मसाइल पैदा होते हैं। तो इस हवाले से लोग बड़े परेशान होते हैं और ज़्यादातर हमने देखा है घरों में लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं। यानी बच्चों को बुखार हुआ, खांसी हुई, नज़ला है, ज़ुकाम है या बच्चे की छाती में जकड़न है या वहाँ पे उसको आवाज़ें आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि घरों में हम जो भी आपके पास मेडिकेशन पड़ी होती है, लोग सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन करते करते उनका जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि अब किसी कंसल्टेंट के पास जाएं। हमारा अपने व्यूअर्स के नाम ये पैगाम है कि जब भी आपको कोई भी हेल्थ से रेलिवेंट कोई भी इशू हो तो सेल्फ़ मेडिकेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। आज हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि सेल्फ़ मेडिकेशन कितनी नुकसानदेह होती है, या आजकल जो बच्चों में छाती के मसाइल होते हैं या उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम रहता है, रनी नोज़ होती है या डायरिया होता है, या बच्चों के मुताबिक जितने भी मामलात आपके घरों में पेश आते हैं उनके ऊपर बात करने के लिए हमने आज हेल्थ स्पेशल के स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो हमारे नौजवान और हमारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर अमजद नियाज़ी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर अमजद नियाज़ी चूँकि म्यू हॉस्पिटल में इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बच्चों के ऊपर इनका ख़ास फोकस है, तो हम डॉक्टर साहब से बेसिकली पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आजकल जो बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन है, यानी उनकी छाती जाम हो जाती है और लोग घरों में वही एगमेंटन, ब्रूफन, जो एरिनेक या कोई भी एसिफाइल टाइप सिरप जो लोगों ने रटे रटाए होते हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि क्या बच्चों को जब दवाई देनी चाहिए तो उनकी डोज़ क्या होनी चाहिए और सेल्फ़ मेडिकेशन क्या बच्चों के लिए किस तरह नुकसानदेह होती है? सर देखें, बच्चे जो होते हैं वो एक तो बड़ी मुश्किल से जो है वो हासिल होते हैं, काफ़ी मेहनत के बाद पैदाइश होती है। तो आपको भी पता है 9 मंथ के बाद डिलीवरी होती है, तो 9 मंथ वो माँ जो है अपने माँ के पेट में रहता है, तो उसके बाद जो है वो पैदाइश होती है। तो इसके बाद ऐसे जो 5 साल तक का जो 1 मंथ का पीरियड होता है वो क्रिटिकल होता है। उस दौरान काफ़ी एहतियात करनी चाहिए। एक तो थोड़ा सा भी सांस का इशू हो, तेज़ हो, या बच्चा नीला पड़ रहा है या उसको सांस में मसला आ रहा है, तो फिर डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। उस दौरान तो हरगज़ जो है वो फर्स्ट 2 मंथ्स में जो है वो आपको सेल्फ मेडिकेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर 2 माह से लेके 1 साल के दौरान अगर फिर भी फीवर होता है, माइल्ड सा फीवर है, तो आप पैनाडोल दे सकते हैं ड्रॉप की सूरत में। हाँ जी, ड्रॉप की सूरत में। उसमें डॉक्टर साहब क्या मेजरमेंट होगी? हमने देखा है कि अक्सर LHB वगैरह डिलीवर करती हैं बच्चे, या वो प्रॉपर फिर गाइडलाइन नहीं देती, बच्चे को पैदा होते ही बुखार शुरू हो जाता है, तो बच्चे घर में फिर वो कहते हैं जी हम पैनाडोल ड्रॉप दे रहे हैं। अब ड्रॉप की मकदार कितनी होनी चाहिए, कितना ड्रॉप देना चाहिए बच्चे को, या वेट के हिसाब से देना चाहिए? देखिए, ये इसकी जो डोज होती है ना 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज होता है। यानी डॉक्टर साहब का कहने का मकसद ये है कि जितना भी आपके बच्चे का वेट होगा ना उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 ग्राम के साथ। 10 ग्राम के साथ जो आपका वो वेट आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने मेडिसिन देनी। जी डॉक्टर साहब। जी ऐसा ही है। तो जितना बनेगा आपने उसको एडजस्ट करनी है डोज को। फ़र्ज़ करें आप ड्रॉपर ले रहे हैं, तो ड्रॉपर जो होता है वो उसमें 80 mg पर 0.8 ml होता है। जी। तो यानी कि अगर हाफ ड्रॉपर देते हैं तो वो 40 mg होगा। 40 mg होगा। तो इस तरह अगर हम वेट ले लेते हैं 5 kg, तो उसकी बनेगी अप्रॉक्सीमेटली 50 mg। 50 mg, ठीक है। तो हम ये है कि 40 अगर हाफ ड्रॉपर देंगे तो वो कम पड़ जाएगा, 25 बन जाएगी।
कम पड़ जाएगा, तो उसको ये करते हैं कि हम पौना ड्रॉप पर एडवाइस कर देते हैं 0.6 ml। 0.6 ml, ठीक जी। हो गया। आप डॉक्टर साहब क्या समझते हैं जो घरों में इस तरह बच्चों को दवाई दी जाती है, तो हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो बिल्कुल पैदाइशी तौर पे छोटे होते हैं, 2-3 माह की उम्र में होते हैं, क्या उनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो चुकी है एंटीबायोटिक्स की। अगर हम शुरू से ही काफ़ी हैवी मेडिसिन देना शुरू कर दें तो वो बाद में जो अगर कोई सीरियस किस्म का इन्फेक्शन हुआ है तो वो उसमें वो कवर अप नहीं करती, तो वो फिर ये होता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा मोर सीवियर इलनेस की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि जो डॉक्टर साहब ने अभी लफ्ज़ ये कहा ना कि रेजिस्टेंस पैदा हो गई, बेसिकली होता ये है कि जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं और आप फौरी तौर पे उनको कोई भी एंटीबायोटिक जाके आप फार्मास्यूटिकल से या किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, किसी भी फार्मेसी से जाके आपने कोई भी एंटीबायोटिक लिया, या आपके घर में अमोक्सल, ब्रूफन, इस तरह की कोई भी आपके क्लैरिसेड वगैरह जो लोगों को आम नाम याद होते हैं वो पड़े होते हैं, तो लोग उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उससे जो डॉक्टर साहब ने अभी एक वर्ड यूज़ किया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है कि जब आप कोई भी दवाई विदाउट कंसल्टेशन, बगैर किसी डॉक्टर से मशवरा किए, बगैर उसकी डोज मेजरमेंट किए, आपने वो डोज दी अपने बच्चे को, वो वक्ती तौर पे उसको रिलीफ मिल गया, लेकिन जो आपके अंदर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी वो 97% डेड हो गई, 3% आपकी बॉडी में बाकी रही। इसी तरह फिर जब बच्चा दोबारा बीमार हुआ इम्यूनिटी वीक होने की वजह से या मौसम चेंज होने की वजह, फिर आपने कोई और एंटीबायोटिक दिया तो 3% चूँकि इसने रेजिस्टेंस छोड़ दी, 3 अगला छोड़ेगा। इस तरह ग्रुप बाई ग्रुप करते करते आपके बच्चा जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चला जाएगा, यानी फिर उसको कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। तो डॉक्टर साहब से हम अगला सवाल ये लेते हैं कि अगर एंटीबायोटिक देनी भी है डॉक्टर साहब, तो वो एंटीबायोटिक की डोज भी कितने मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बनेगी, या किस तरह उसको एंटीबायोटिक दिया जाए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि अगर हमने एंटीबायोटिक का यूज़ करना है किस तरह करना है और कितनी दिन तक करना है। देखें जी, ये जो हर दवाई है उसकी भी अपनी स्पेसिफिक डोज है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पैनाडोल की इसमें पैरास्टामोल होता है, जी उसकी जो डोज है वो 10 mg पर केजी है, जी बिल्कुल, पर डोज है। तो डोज का मतलब होता है जितनी बनेगी उतनी आपने डिलीवर कर देनी है। जी बस। इसी तरह जो एंटीबायोटिक्स हैं उसमें भी इसी तरह ही है कि पर डोज की भी हैं, इसी तरह पर डे हैं। पर डे में भी आगे फिर 2 कैटेगरीज हैं, एक 3 टाइम दी जाती हैं, एक 2 टाइम दी जाती हैं। तो वो इस तरह आपने वो देनी अकॉर्डिंग टू एंटीबायोटिक जो है वो चूज़ करनी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक अगर किसी डॉक्टर ने रिकमेंड कर दी जी जी। तो आया उसको किस तरह देनी चाहिए? जैसे कि एंटीबायोटिक का रूल है कि आपने 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, 14 डेज़, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की कंडीशन जो होती है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको 3 दिन एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, 5 दिन है, 7 दिन है या 14 दिन है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? सर, ये जो होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू डिजीज़ होता है। अगर माइल्ड सी डिजीज़ है तो उसमें मिनिमम 5 डेज़ एंटीबायोटिक कवर देना चाहिए, ताकि जो है कि वो रेजिस्टेंस की तरफ ना जाए। अगेन मैं वही उसको, इसके अलावा जो है वो तकरीबन आप 7 डेज़ तक आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं मेडिसिन को। लेकिन कुछ डिजीज़ हैं जिसमें मेनिंजाइटिस होता है, वो 10 to 14 डेज़ भी उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए, चूँकि मैं खुद एक एज ए क्लिनिशियन हूँ, एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, मैं खुद चूँकि क्लिनिक करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमारे यहाँ भी क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जो आते हैं कि डॉक्टर साहब देखें मेरा बच्चे का बुखार 4 दिन से चल रहा है या 5 दिन से चल रहा है, या मैं किसी हॉस्पिटल में हमारा बच्चा दाखिल हो गया, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी कमर से पानी लेना। तो डॉक्टर साहब ये ज़रा क्लियर करें, जो कमर से पानी हम लेते हैं बच्चों का, ये कितना क्रिटिकल होता है या क्यों ज़रूरी होता है? सर, ये जो लेते हैं हम, इसमें हम गर्दन तोड़ बुखार की सस्पिक्शन होती है, उसमें मिनिमम यानी आप ये दिमाग में कितने कोई दिनों भी से बुखार इन्फेक्शन हो, अगर हमें शुबा हो तो उसको कंफर्म करने के लिए हम जो है वो ये टेस्ट करते हैं। तो अच्छा, ये टेस्ट कमर से पानी लिया जाता है? कमर में से जो फ्लूइड होता है वो हमने निकालते हैं। इसमें कोई वो नुकसान वाली बात नहीं होती, ये बच्चे के फ़ायदे के लिए होता है। और इसमें ये हमें पता लगता है कि इसको आया जो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म हमने कितने अरसे के लिए एंटीबायोटिक्स देनी है। ठीक हो गया। तो यानी ये जो कमर से पानी निकालना होता है, ये बेसिकली बुखार को टाइटल करने के लिए एक टेस्ट होता है, जिसमें ये देखते हैं कि जो इन्फेक्शन है आपकी वो कितने अरसे से चल रही है, या वहाँ से फ्लूइड लेके जस्ट एक टेस्ट होता है, ना कि कोई ख़तरनाक नहीं होता। ख़तरनाक। तो हमने अपने स्टूडियो में, जैसे कि आपने देखा डॉक्टर साहब की, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर अमजद नियाज़ी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और इसी तरह हमारे साथ माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर महक फ़ातिमा
किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, बड़ी फेमस डॉक्टर हैं और हम चूँकि मेडिकल कम्युनिटी में उनको जानते हैं, वो हमारे साथ सफ़र करती हैं और काम करती हैं, डिफरेंट कैंप्स करती हैं पूरे पाकिस्तान में। तो डॉक्टर महक फ़ातिमा जो है, उनको हमने इसलिए आज अपने पैनल का हिस्सा बनाया ताकि वो चेस्ट इन्फेक्शन के दौरान और मौसम सर्दी के अंदर, यानी जो इस वक्त सर्दी का मौसम है, इस वक्त में आपको कौन सी ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को हेल्दी रख सकें, यानी आपको ताकत भी मिले और आपका वज़न भी गेन ना हो। और इसी तरह वो बच्चे जो खाते पीते नहीं हैं और बीमार रहते हैं अक्सर, उनके लिए डॉक्टर साहबा क्या एडवाइस करती हैं, तो हमने इसलिए इनको अपने इस स्टूडियो में दावत दी। तो डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में। और डॉक्टर साहबा, हम आपसे ही अब इस बात को आगे लेके चलते हैं कि बच्चों में चूँकि छाती की जो इन्फेक्शन होती है, बच्चे जो होते हैं उनको सांस बंद हो जाता है, या बच्चे ये करते हैं कि मुझे बलगम हो रही है, रेशा हो रहा है, फिर वो सेल्फ मेडिकेशन वगैरह करते रहते हैं। इस दौरान में फिर माएँ ये चाहती हैं कि हम अपने बच्चे को जो दूध दे रही हैं इसमें हम कोई ऐसी चीज़ मिला दें जिससे जाके छाती, जैसे कुछ माएँ सौंफ डालना शुरू कर देती हैं, कुछ इलायची, कुछ उसमें जो है ना वो अपनी डिफरेंट जो उनकी रेमेडीज होते हैं, होम रेमेडीज होती हैं, वो उनको करना शुरू कर देती। तो मेरा ये सवाल है कि बीइंग माहिर ग़िज़ाइयत और आपका जो फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आप ये बताएं कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो बार बार बीमार होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इनको क्या लेना चाहिए और इनकी डाइट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्टर तनवीर चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने जो है शो में इनवाइट करने का। और जैसा कि अभी आपने बात की है कि बच्चों को हमें कैसी खुराक देनी चाहिए, तो उसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आजकल अगर देखा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो वैसे बहुत वीक हो रहे हैं, ठीक है। उसके रीज़न है कि हम प्रॉपर उनको जो खुराक देनी चाहिए कम उम्र में अच्छी वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरह के अभी आजकल आप देख रहे हैं कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेक हो रही हैं। सबसे पहले तो हम लोग बच्चों को फ्रूट इंटेक अच्छा करवाएं। जिस तरह अभी आपने कहा कि चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप नीम गर्म पानी दें, ठीक है, कहवा बना के दे दें। जिस तरह अभी आपने बात दरमियान में की थी कि दूध में आप सौंफ या इलायची डाल के भी दे सकती हैं, नीम गर्म दूध, लेकिन दालचीनी भी डालते हैं, दालचीनी भी बिल्कुल। इस तरह जितनी भी ये हर्ब्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आपकी काफ़ी सारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्योर करने के लिए भी काफ़ी चीज़ों को। तो बच्चों में खांसी, बलगम ये चीज़ें होती हैं, नज़ला भी होता है, नो डाउट। जब मैं छोटी थी मुझे भी ये काफ़ी इशू होते थे और मेरी अम्मा ने बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ की हुई हैं मेरे पे। तो ये है कि इसमें आप नीम गर्म दूध, उसमें इलायची, दालचीनी या सौंफ ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से उबाल दे के उतार के उसको रूम टेम्परेचर में लेके आके बच्चे को दें। वो अंदर टोटली अंदर हीट अप करता है। हम क्या करते हैं, हम चाय पिला देते हैं बच्चों को। छोटे बच्चों को चाय नहीं पिलानी चाहिए, आप उनके साथ ज़्यादती करते हैं। पहली चीज़, कम उम्र, एक तो बच्चा छोटा है, ऊपर से आप उसको पिला चाह रहे हैं, उसमें तो कैफीन भी है और वो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो हार्मफुल है। हाँ जी, दूध की सारी जितनी भी दूध के अंदर जो ग़िज़ाइयाँ आते हैं उसको ख़त्म कर देती है। दूध के अंदर से हमें कैल्शियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो ख़त्म कर देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो कुछ हमने देखा है इस तरह के कुछ माएँ जो होती हैं ना, वो आधा दूध और आधी चाय मिक्स कर देती हैं। ये तो वो ज्यादती करती है, दूध के साथ भी और चाय के साथ भी। जाहिर सी बात है ना, वो जो चाय से, एक तो दूध है ना, दूध के अंदर जब चाय डाल देते तो वो आप समझ ले जहर है, वो जहर है आपके लिए। इट्स नॉट गुड कि आप, एक तो स्पेशली हम लोग पीते हैं दूध पत्ती तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि वो जहर है। अगर आपने चाय पीनी है, यू हैव टू मेक द कावा फर्स्ट। आप पहले कावा बनाएं पानी वाला और उसके बाद उसमें दूध ऐड करके वो बना के आप चाय ले सकते हैं। जैसे कि पहले देहातों में होता था, हाँ जी, कि पहले वो कावे को अच्छी तरह पकाते थे, फिर उसके बाद जाके एंड पे दूध डालते थे और एक उबाल देके के बाद वो चाय। और हम अब क्या कहते हैं, हम चाय को पकाते हैं। हम कहते हैं जब तक इसका रंग नहीं आ जाएगा ना, तब तक तो हमारी चाय नहीं है। तो दिस इज नॉट चाय। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ, मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँ। डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा कि क्लिनिक पे, जैसे आप भी चूँकि एज ए प्रैक्टिशनर भी हैं, क्लिनिशियन भी हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, तो जैसे आपने देखा कि आजकल लोगों ने हर घर में नेबुलाइज़र मशीन रखी हुई है और हर बच्चा हल्का सा भी बीमार होता है, उसको खांसी या हल्का सा भी सांस आता है तो लोग उसको सुबह दोपहर शाम 3-3 दफ़ा नेबुलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो एज ए क्लिनिशियन मेरे जहन में ये सवाल आया कि जब पेशेंट मेरे क्लिनिकल ट्रायल में भी आते हैं तो वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दे के तो नाल मैं नेबुलाइज करी जावा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि नेबुलाइज कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस चीज़ से करना चाहिए?
सर पहली बात तो ये है कि नेबुलाइज जो है वो डॉक्टर की इंडिकेशन के बगैर नहीं करना चाहिए। उसमें भी 3 तरह की मेडिकेशंस होती हैं, कुछ जो है वो नमूनिया में दी जाती हैं, कुछ अस्थमा में दी जाती हैं। इसी तरह स्टीराइड्स हैं, अगर स्टीराइड्स आप दे देंगे तो वो आपके इनहेल करेंगे, उससे काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको एडवाइस डॉक्टर के बगैर नहीं लेने चाहिए। जो डॉक्टर एडवाइस करे, जितना टाइम करे, जितनी दफ़ा करे, क्योंकि वो भी जो ड्रॉप्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू वेट डोज एडजस्ट होती है और उसमें जो है नॉर्मल स्लाइन में मिला के तो उसमें ली जाती है। तो अगर यूज़ करना भी हो तो उसमें विस्लिंग अगर साउंड्स आ रही हैं, सीटी की आवाज़ बज रही है, तो फिर उस सूरत में आप वेंटोलिन के ड्रॉप्स वो ले सकते हैं। उसमें जो है वो जो 1 ml पर केजी के 1 ड्रॉप पर केजी के हिसाब से उसको देते हैं। तो उसमें आप वो डालें, उसके साथ 2.5 ml नॉर्मल स्लाइन वो आप नेबुलाइज कर सकते हैं 6 आवरली। अच्छा डॉक्टर साहब, नेबुलाइज से मुतल्लिका एक सवाल आपके साथ ऐड करता हूँ। जी जी। कि जो पुरानी माएँ होती थी हमारी, वो बाफ देती थी बच्चों को। बिल्कुल। तो क्या आप ये समझती हैं कि बाफ वो भी नेबुलाइज वाला ही काम करती है, या बाफ के बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए, नेबुलाइज में तो हम लोग टोटली केमिकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर हम भाप की तरफ आते हैं तो वो ऑब्वियसली एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। तो मैं क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ा सा ये इशू रहता है खांसी का या नज़ले वगैरह का, तो मैं नेबुलाइज की तरफ बहुत कम जाती हूँ। मैं ज़्यादातर जाती हूँ स्टीम की तरफ। मैं ज़्यादा स्टीम ही यूज़ करती हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ख़ुद बता रही हूँ, ताकि ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि डॉक्टर तो जो है ख़ुद चाय पीता है, ख़ुद ये खाता है, ख़ुद वो करता है और हमें दवाइयाँ लिख के दे देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। सो ऑलवेज गिव द एग्जांपल्स ऑफ योरसेल्फ। जी नाज़रीन, हमारी बातें जारी हैं। हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमजद नियाज़ी पीडियाट्रिशियन और हमारे पास डॉक्टर महक फातिमा मौजूद हैं। इनके साथ घंटों गुफ्तगू की जा सकती है क्योंकि ये बहुत वेल एक्सपीरियंस लोग हैं। लेकिन यहाँ पे हमें लेनी है एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर जी नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है हमारे इस हेल्थ स्पेशल शो के अंदर, जहाँ पे हमारे पीडियाट्रिशियन जनाब डॉक्टर अमजद नियाज़ी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन किया कि आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली आपकी डोज़ क्या बनती है, एंटीबायोटिक्स की, एंटीपायरेटिक्स की, एंटी एलर्जिक की, या नेबुलाइज वगैरह बच्चों को कैसे किया जा सकता है, या क्यों किया जा सकता है, या कब करना चाहिए। इसी तरह हमारी जो डॉक्टर महक फातिमा है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि दूध में चाय का मिक्स करना, या चाय में दूध का मिक्स करना, या दूध पत्ती का ये आपके लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। तो हमारे इस प्रोग्राम के ऊपर बेसिकली अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए या एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम है, ताकि सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं उनको पता होना चाहिए कि इसके आपकी सेहत के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास, और ये हम सवाल डॉक्टर साहब से ये करेंगे कि बेसिकली नेबुलाइज पे हमने बात की कि नेबुलाइज कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए। अब हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि वो बच्चे जिनको चेस्ट इन्फेक्शन बार बार होता है और उसके बाद हमने देखा है कि वो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा देने से उनको कब्ज़ हो जाती है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, बच्चों के पेट में अफारा, गैस, या बच्चों का रिलैक्स ना होना, इसके ऊपर हम डॉक्टर साहब का ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो बच्चे जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं और उसके बाद हमने देखा कि उनको कब्ज़ हो जाती है, या वो बच्चे जिनको हम ऑगमेंटन वाला साल्ट देते हैं, अमोक्सिसिलिन वगैरह, तो उनको डायरिया हो जाता है। तो ये डॉक्टर साहब बताएं कि बेसिकली जब बच्चे को अगर कोई एंटीबायोटिक्स से या एंटीबायोटिक्स ना भी दिया जाए, वैसे भी अगर कब्ज़ हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, जो कब्ज़ की मेन रीज़न है वो बॉटल फीडिंग है, यानी कि दूध का ज़्यादा इस्तेमाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि वो गाय का जो दूध है, या खुला दूध है, या डब्बे वाला दूध है, वो 6 माह के बाद उसकी प्रेफरेंस कम हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप दूध ज़्यादा देंगे, दूसरी डाइट जैसे फ्रूट है, उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं बॉइल्ड एग दे सकते हैं, बॉइल्ड एग हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, पोटैटो दे सकते हैं। वो चीज़ें आप नहीं देते, रोटी नहीं देते, तो उस सूरत में कब्ज़ ज़्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ये एक चीज़ ये भी होती है कि जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके माएँ ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहब मैं बच्चे को पानी कब पिला सकती हूँ, कौन सी उम्र में पिला सकती हूँ? देखें, इसका जो है वो 6 माह तक तो बिल्कुल भी नहीं, मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, है, पानी नहीं दे सकते, क्योंकि जो माँ का दूध है वही उसके लिए मुकम्मल ग़िज़ा है, उसमें पानी भी है, उसमें मुकम्मल न्यूट्रिशन है, जितनी भी बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट वो आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट 6 मंथ में हरगिज़ किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती उसको।
किसी भी पानी शानी बाहर से देने की ज़रूरत नहीं होती। पानी की भी, और हत्ता कि जो हम बाहर से फीड करवाते हैं उसको डब्बे वाला दूध लगा देते हैं या गाय वाला दूध लगाते हैं, उसकी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 2 साल तक कोई रिकमेंडेशन नहीं है या 1 ईयर तक? 1 ईयर तक जो है वो गाय का दूध आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें जो होता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, जैसे उसमें गट के ऊपर सारी उसकी मोडालिटी पे जो आते हैं उसमें यूज टू नहीं होती, और उसकी वजह से जो है वो खून वाले पखाने आना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो है वो अवॉइड करना चाहिए। 1 साल के बाद आप गाय वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बगैर पानी मिलाए। अब हम चलते हैं अपनी डॉक्टर महक फातिमा के पास। हम ये पूछेंगे वो माएँ जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ये रिपोर्ट करती हैं या हमें आके बताती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो दूध आया ही नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 1 साल तक जो है वो मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसको कोई भी खुला दूध दें। तो इसके लिए हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो माएँ जो कहती हैं कि मेरा दूध आता ही नहीं है या मुझे दूध आया ही नहीं, तो मैं बच्चे को दूध पिलाऊँ कहाँ से? तो डॉक्टर साहब हम आपसे ये पूछते हैं कि ये दूध ना आने की वजह क्या होती है? दूध ना आने की वजह असल में हमारी मेलन्यूट्रिशन है। ठीक है, हम लोग प्रॉपर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यानी वो सासें जो अपनी बहुओं को प्रॉपर खिलाती नहीं बिल्कुल या वो उनको अपनी बच्चियों को तो वो कहती हैं कि इनको मटन खिलाएं, बीफ खिलाएं, ड्राई फ्रूट दें, खजूरें दें, लेकिन जब कोई बेटी किसी की आती है तो उसकी डाइट को प्रॉपर नहीं देखती, बस कहती है हमें बच्चे पैदा करके दो। हाँ जी, ये चीज़ है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेग्नेंट वुमेन का अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना। माँ अगर सेहतमंद है ना तो बच्चा सेहतमंद होगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं कि वो जो प्रेग्नेंट औरत है उसी ने सारे घर को भी संभालना है, उसी ने सबकी हांडी रोटी भी करनी है, सब कुछ करना है। दैट्स नॉट राइट। तो हम ये कहते हैं कि जब तक माँ सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद है। अब वो औरतें जो कहती हैं आके कि भाई हमारा दूध नहीं आता, ये है मसला, ऐसे हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उन्होंने प्रॉपर ग़िज़ा नहीं ली। जो फल उनको खाने चाहिए थे उन्होंने नहीं खाए प्रॉपर तरीके से। अच्छा चलें, लेट्स सपोज अगर उनका नहीं आ रहा ना, तो उसके बाद अब इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी हुई है कि आपके पास पाउडर मिल्क आ चुके हुए हैं। हम लोग BF1 BF2 ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स, बिल्कुल फार्मूला मिल्क कहते हैं। इस नाम से तो काफ़ी सारे लोग फेमिलियर भी होंगे, BF1 BF2 अब आजकल बच्चों को देते भी हैं। तो इसकी रीज़न यही है कि पिछले ज़माने में कदीम दौर में चले जाए तो वहाँ पर ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं थे किसी किस्म के। क्यों? तब खुराकें अच्छी थी। अब हम डाइट प्रॉपर अच्छी नहीं लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूध प्रॉपर पिएं, आप फल अच्छे से खाएं, आप रोटी अच्छे से खाएं, आप गोश्त है वो भी ठीक से खाएं, आप सब्जियां वगैरह सब डालें, हर चीज़ खानी चाहिए। ये नहीं है, हम किसी चीज़ से मना नहीं करते। मेरे पास शुगर का मरीज़ भी आता है, मैं उसको किसी चीज़ से खाने से मना नहीं करती। मोटापे का उसको बंद नहीं करती कुछ भी। रीज़न ये है कि उसके पोर्शंस होते हैं, आप थोड़ा खाएं, सुथरा खा लें, साफ खा लें। और दूध पिलाने वाली माओ जो होती हैं उनमें खुराक डबल होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो यूज टू हो जाती है बेबी में भी। देखिए उनकी खुराक एक तो डबल होती है, दूसरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एक ज़िंदगी नहीं 2 ज़िंदगी हैं, 2 खुराकें उनको जानी होती हैं। ठीक है, और आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द बेबी डिलीवरी उसने बच्चे को भी संभालना, उसने खुद भी। तो माँ अगर सेहतमंद अपने आप का, अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रख सकती है तो वो बच्चे को अच्छा जो है फीड करवा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि हम अपनी ऑडियंस को जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में या हमारे जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी तो वहाँ पे एक कैटेगरी का वो लोग नहीं होते जो हमें सुनेंगे ना। उसमें बहुत ज़्यादा पोर मैन भी होगा, मिडिल क्लास भी होगा, अपर मिडिल क्लास भी होगा, एलियट क्लास भी होंगे। तो हम बेसिकली टच करते हैं अपनी लोअर मिडिल क्लास जो ऑडियंस होती है उसको। तो आप उनके लिए ये बताएं कि अगर कोई घर गरीब है, उसके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो वो अगर अपनी डाइट को बेहतर रखना चाहती हैं तो वो सस्ते के अंदर अपनी खुराक को किस तरह बेहतर करें? सब्जियां सबसे पहली चीज। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि वो कच्ची सब्जियां खाएं जिसमें शलजम है, मूली है, गाजर है, कुकम्बर है, खीरा है, टमाटर है। एग्जैक्टली उसके अलावा चुकंदर हो गया, गाजर होगी। अभी सर्दियां हैं और इस मौसम में हम लोग सर्दियां और गर्मियां हो, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा हम रिकमेंड करते हैं ऐसे लोगों को ABC जूस। सेब अफोर्डेबल है, ठीक है, गाजर अफोर्डेबल है, चुकंदर भी आपको मिल जाता है, अफोर्डेबल है। हम कहते हैं इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके या जूसर में जूस बना के इसका आप वो रोज़ पीना शुरू करते हैं।
वो आपके जो है ब्लड, बिल्कुल ब्लड को भी आपको, आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहेगा, आपको मैदे का मसला नहीं होगा, आपको इंटेस्टाइन का कोई मसला नहीं होगा, आपको दिल का कोई मसला नहीं होगा। मैं कहती हूँ वो एक प्रॉपर एक आपका हेल्दी पैकेज है। आप पूरे दिन में 1 ग्लास इस ABC जूस का ले लें, एप्पल, कैरेट एंड बीटरूट। कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंट हैं उनके लिए डॉक्टर साहब ये बता रही हैं कि वो आप अगर ये जूस लेती हैं तो आपकी कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे मैं ये पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चा पैदाइशी तौर पे कमज़ोर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए एक तो ये होता है कि उसमें पैदाइशी तौर पे कमज़ोर आप कहना चाह रहे हैं कि यानी अगर माँ आयरन डेफिशिएंट है तो बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो भी आयरन डेफिशिएंट होगा, जाहिर बात है। माँ कमज़ोर है, आगे बच्चा भी, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, जैसे हमारे पास आती हैं माएँ लेके, बच्चा अभी 8-10 दिन का होता है, वो कहती डॉक्टर साहब इन्हें कोई ताकत का शरबत ले दो, तो क्या उसमें कोई ताकत का सिरप या कोई दवाई देनी चाहिए या सिर्फ डिपेंड करना चाहिए दूध के और डाइट के ऊपर? नहीं, उसमें बेस्ट जो है वो अगेन मदर फीड है, मदर फीड प्रेफरेंस है। अगर मदर फीड करवाएंगे तो वो जल्दी से उसकी ग्रोथ होगी। अगर मदर फीड नहीं है, किसी सूरत में भी कोई इंडिकेशंस है उसमें नहीं है, तो फिर आप उसमें डब्बे वाले दूध की तरफ जा सकते हैं, लेकिन प्री मैच्योर फार्मूलाज अलहदा से होते हैं, ठीक है, तो वो आप उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन उसमें फर्स्ट चीज़ ये होती है कि जो भी बच्चा हमारे पास आता है हम उसका वेट करते हैं, वेट कहाँ पे उसकी फॉल कर रहा है। तो अगर उसमें हम ये है कि जो है आयरन ड्रॉप्स जो हैं वो हम एडवाइस कर देते हैं। उसमें ये होता है कि HB थोड़ी बहुत कम होती है जो उसको मेंटेन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि अगर आपने आयरन के ड्रॉप लिखे हुए हैं और साथ आपने कैल्शियम भी दिया हुआ है, तो क्या इनको इकट्ठा देना चाहिए या अलग अलग देने चाहिए? नहीं, आयरन का इंट्रैक्शन कैल्शियम विटामिन D के साथ नहीं होना चाहिए। उसमें मिनिमम जो है वो तकरीबन 12 आवर्स का गैप दें। तो उसमें ये होता है कि जो अब्जॉर्प्शन है वो दोनों की एट अ टाइम जो है अगर देंगे तो वो नहीं होगी, तो वो वेस्ट हो जाएगा स्टूल के जरिए। ठीक है। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब से एक और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके दिलों के अंदर जो सवाल उठ रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन और प्रैक्टिशनर, चूँकि हम नीचे वाले रूट्स पे डेली बेसिस पे हम लोगों को देखते हैं और लोगों की जो बातें होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि इस तरह जब हमारे पास कोई भी स्पेशलिस्ट हो तो हम वो बातें उन्हीं की ज़ुबान से सुने, ताकि लोगों की जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, जो मिथ बनी होती हैं, वो ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चों को चूसनी पे लगा दिया जाता है, बच्चा रो रहा होता, माँ उसके मुंह में चूसनी दे देती, तो क्या इस चूसनी के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि नहीं होते? काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें ये होता है कि चूसने से एक तो गला ख़राब होगा, वो बच्चा बार बार सक करेगा और उसमें जो है वो गला पे इफ़ेक्ट होगा। अगर आपको नहीं इस अंदाज़ा कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप खुद चूस के देख लें, तकरीबन 5 मिनट के लिए चूसें, फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा होता है इसमें चूसने का आपने वो जो फीडर खाली लगा देते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसे दे देते हैं खाने के लिए, होती है वो बार बार नीचे गिरेगी, फिर उसमें मुंह में डालेंगे, जर्म्स लगेंगे तो उसमें, मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स हैं, कुछ चेस्ट इन्फेक्शन करवाएंगे, कुछ आपको डायरिया करवाएंगे, इसी तरह के हज़ारों इन्फेक्शंस हैं, तो वो उसमें होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो उससे अवॉइड ही करना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी जो हमारे ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर महक फ़ातिमा, चूँकि ये बड़ी ज़बरदस्त नॉलेजेबल बंदी हैं, चूँकि प्रैक्टिकल इनका बहुत ज़्यादा है, नीचे ये काम करती हैं, तो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बेशुमार न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, लेकिन चूँकि वो वाली होती हैं जो जस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और फिर इंटरनेट पे काम करती हैं या ऑनलाइन सेशन वगैरह देती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जो थ्योरी का होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो हमारे पास हमारे ग़िज़ाइयत हैं, इनके अंदर एक खूबी ये है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये डिफरेंट, जब भी कोई किसी तरह की कोई आफात आती हैं, कोई ज़लज़ला है, सैलाब है, या इस तरह का कोई भी ऐसा पोर इलाका है, गरीब इलाके जो हैं, वहाँ पे जाके ये खुद कैंपिंग करती हैं, यानी लोगों को मेडिकेशन भी देती हैं, डॉक्टर्स के ग्रुप बनाती हैं और फिर ग्राउंड रियलिटी पे काम करती हैं। तो हमने आज असल में इनको बुलाने का मकसद ये था, चूँकि ये ग्राउंड रियलिटी पे जानती हैं कि माएँ कितने % आयरन डेफिशिएंट हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, फिर उनके गिट्टे गोडों में, जोड़ों में, जॉइंट्स में, इंक्लेंट जॉइंट के अंदर, या उनकी मसल मूवमेंट क्यों कम है और उनकी खुराक क्यों बेहतर नहीं है। तो डॉक्टर साहब से मैं ये पूछता हूँ कि वो माएँ जो नाखन चबाती हैं जी, या इसके अलावा वो माएँ जो गाचनी खाती हैं, जो मट्टी खाती हैं, उनकी एक मिथ होती है कि जी ए तो शुरू तो कच्चे चावल खाती है, ए शुरू तो गाचनी खाती है, या इन्हें चाक खाने का बड़ा शौक है, या नाखन खाती है, तो उनके बारे में आप क्या कहती हैं, वो क्यों खाती हैं और उनको इससे अवॉइड क्यों करना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली अब नाखून खाने वाली बात पे अगर आए तो आप देखें, आपका हाथ पता नहीं सारा दिन कहाँ कहाँ लग रहा होता है,
ठीक है, तो आप खुद सोचें कि इसके अंदर कितने सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, कितने सारे वायरल इन्फेक्शंस होंगे। आपने जगह जगह खारिश भी की होगी, कपड़ी चीजें उठाई होंगी, जर्म्स होंगे इसमें। आप किचन में भी अगर काम कर रही होंगी, आपने 100 चीजें इधर से उठा के उधर की होंगी, बर्तन धोने वाले साबुन भी आपके हाथ पे लगे होंगे, या आप कहीं सफाई वगैरह कर रही, कपड़े धो रही हैं, तो वो सारी चीजें आपके नाखून के अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। तो वो अगर आप चबा रही हैं तो इट मीन्स कि आप अंदर जहर लेके जा रही हैं। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ से अवॉइड करें। और ये काफ़ी सारी बच्चों में भी होती हैं ये आदत। दूसरा ये जो मिथ होती है, कुछ इलाकों में हमने देखा कि वो प्रेग्नेंट जब हो जाती हैं औरतें तो वो फिर गाचनी खाती हैं, वो एक वो समझती हैं कि ये शायद हमें क्रेविंग है, लेकिन मैं उसको कहती हूँ ये क्रेविंग नहीं है, ये सिर्फ उनको एक ना सुनी सुनाई बातें होती है, उन्होंने कहीं से सुनी होती हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि नहीं हम भी करके देखते हैं, और वो उसको। और ये कच्चे चावल जो खाती हैं उनकी बड़ी होती है कि जब बच्चे फिर बाद में पेट में भी फिर बाद में दर्द होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल ऐसे ही। फिर बाद में उनके पेट में भी दर्द होती है, फिर उसके बाद उनको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू होता है। एक सवाल की तरफ जाते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जी जो माँ होती है उसको खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा शामिल करनी चाहिए जिससे उनको आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है, और उनके बच्चे को भी प्रॉपर, वो बच्चा भी आगे हेल्दी हो। ठीक है, इसमें आफ्टर द डिलीवरी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि वो मिल्क इंटेक अपना अच्छा रखें, ठीक है। और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, जिस तरह हमारे पास छवारे हो जाते हैं, खजूरें हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें वो लें। और उसके अलावा सब्जियों का अपना अच्छा इंटेक रखें, लाइक आलू वगैरह भी वो खाएं और ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी लें, ठीक है। उसके अलावा मटन बीफ वगैरह ले सकती हैं, बट ट्राई टू टेक बीफ ना इतना लें, मटन या चिकन ओके फाइन। उसके अलावा ये है कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस का इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं मैं लेके आऊँगी यहाँ पे, क्योंकि वेट गेनिंग के भी फिर इशू होते हैं। हाँ बिल्कुल, वेट गेनिंग के इशू होते हैं। और आप अगर देखें तो हम मौसमी का एक जूस पीते हैं, ठीक है, कभी देखा वो मौसमी के जूस में कितने मौसमियाँ डल रही होती हैं एक गिलास में? 6-7 मौसमियाँ। तो खुद सोच ले कि फिर वो कितना ज्यादा आपके लिए चली जाएगी ना, आपके वो फैटी लिवर होने का खतरा, फैटी लिवर का खतरा है। उसके अलावा ओबेसिटी हो जाती है और बेशुमार, और ऑब्वियसली ओबेसिटी इज द मदर ऑफ डिजीज। इसी बात के ऊपर मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको क्लियर करने के लिए कि हम जूस ताकत के लिए पीते हैं, लेकिन वो जूस आपके लिए ताकत नहीं होता। उसमें जो फ्रुक्टोज जाती है, वो ग्लूकोज उसके अंदर जाती है, वो हमारी बॉडी में कम इस्तेमाल होती है और वो फिर जाके आपके जिगर के ऊपर जमा होती है, यानी आपको फैटी लिवर में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए फ्रूट खाने हैं आपने, पीने के लिए नहीं है। जब आप फ्रूट खाएंगे तो आपको उसमें फाइबर मिलेगा, फिर आपको उसमें अंदर कार्ब भी चले जाएंगे, और फाइबर मिलने से क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो एक्टिव रहेगा, आपकी बैली बाहर नहीं निकलेगी, आपको कब्ज़ नहीं होगी। जब आपको कब्ज़ नहीं होगी तो आप अपने आप को बेशुमार बीमारियों से महफूज रख सकेंगे। अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ कि डॉक्टर साहब बच्चे जो हैं उनको अगर फार्मूला मिल्क जो देते हैं वो किस तरह बनाना चाहिए, और फार्मूला मिल्क की क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए, यानी एक दिन में बच्चा कितने फीटर ले? उसमें ये होता है कि जैसे आपने कहा ना कि ओवर ईटिंग करते हैं, इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ है उसके बाद आप उसको एवरी 2 आवर फीड दे सकते हैं, लेकिन हर 2 घंटे के बाद आप हर 2 घंटे के बाद। लेकिन अगर बच्चा ट्राई करता है, उसकी हंगर कराया, तो आप फिर भी दे सकते हैं। तो उसका बनाने का तरीका बेसिकली ये होता है कि आपने 1 औंस यानी कि 30 ml जो उसके अंदर होता है स्पून आपने डालना है उसमें पानी में। पहले आपने पानी लेना है 30 ml, ठीक है, 1 औंस, ठीक है, 1 औंस 30 ml जी जी, तो उसमें 1 स्पून डालना है जो उसके डब्बे के अंदर होगा। और अगर 2 औंस बनाते हैं तो उसमें आपने 2 चम्मच डालने हैं। अगर इसी तरह 3 औंस बनाते हैं तो आपने 3 चम्मच डालने हैं। अगर आप बेसिकली अगर 2 औंस है तो उसमें 1 चम्मच डाला है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है कि बच्चे की सारी वक्त की किल्लत के बावजूद चूँकि हम इस जो हमारी डिस्कशन चल रही है इसको बहुत ज़्यादा लंबी चला सकते हैं क्योंकि बेशुमार सवाल हैं। हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट पे रखेंगे। डॉक्टर साहब के पास में आखिरी 30 सेकंड में कि डॉक्टर साहब जो डिलीवरी के दौरान औरतों को कमर में टीका लगता है जी, वो कहती है कि उसके बाद मेरा कमर दर्द खत्म नहीं हो रहा, तो वो बताएं कि उसका कोई रीज़न होती है या कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से? ये बेसिकली आपकी बॉडी में और बोन्स में डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऐसा इंजेक्शन वगैरह लगने से कोई ऐसा मसला नहीं होता। इसमें ये है कि आप अपना प्रॉपर कैल्शियम और आयरन इंटेक अच्छा रखें और इंशाल्लाह आपको ऐसे कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ डॉक्टर अमजद नियाजी, आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया।
डॉक्टर फातिमा, महक फातिमा, आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। मैं बार बार आपका नाम फातिमा इसलिए पहले ले लेता हूँ क्योंकि वो मुझे याद आता है कि महक फातिमा जब दोनों मिलते हैं तो फिर फातिमा की महक आती है। तो हम अपने नाजरीन के मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की हमने हेल्दी डिबेट करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब ने अपने एक्सपीरियंस बताए, डॉक्टर साहब ने अपनी डाइट के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त ओपिनियन दिए और मैंने बार बार इनको बीच में डिस्टर्ब किया। बेसिकली डिस्टर्ब करने का मकसद आप लोगों के लिए सवाल निकालना था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको हमारी इस डिस्कशन से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आप अपने फीडबैक में ज़रूर बताइए। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर नए गेस्ट और नए स्पीकर्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।